वीडियो के आज के सेशन में हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। वैसे आप सभी लोग परिचित होंगे कि पृथ्वी दो तरीके से गति करती है। एक तो अपने ही अक्ष पर, जैसे लट्टू नाचता है अपने किली पर, उस तरीके से अपने ही तीर पर लट्टू नाचता है चारों तरफ, तो एक वो गति होगी। साथ ही साथ लट्टू कील पर नाचने के साथ साथ देखेंगे कि वो इस तरीके से वृत्ताकार के रूप में भी गति कर रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी गति कर रहा है और अपनी कील पर भी गति कर रहा है, तो दो तरीके से गति कर रहा है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूम रही है और दूसरा अपनी एक निश्चित कक्षा में चारों तरफ घूम रही है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां हो जाती हैं। एक जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, दूसरी जो अपनी एक निश्चित कक्षा में चारों तरफ घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य जितने भी ग्रह हैं ये भी इसी तरीके से ही गति करते हैं। एक तो अपनी कक्षा में भी गति करेंगे और अपने अक्ष पर गति करेंगे। बस सभी ग्रहों के कक्षा की अवधि, जो कक्षा की गति की अवधि होगी उसमें अंतर हो सकता है और उनकी अक्ष की गति में भी अंतर हो सकता है। तो पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह दो तरीके से गति कर रहे हैं। कुछ ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं और बहुत से ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। तो ये तो जब सौरमंडल का चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ग्रहों के बारे में बिल्कुल एक विस्तृत रूप से बताऊंगा। आज मैं पृथ्वी गतियों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों ने जाना कि पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, दो प्रकार की गति होती है। एक तो उसकी घूर्णन गति होगी, एक उसकी परिक्रमण गति होती है। अब कुछ लोग के मन में ये भी सवाल आता होगा कि यदि पृथ्वी गति कर रही है तो क्या उसका प्रमाण हो सकता है कि पृथ्वी गति कर रही है? कैसे हम माने कि पृथ्वी गति कर रही है? चूँकि हमको तो उसका आभास होता नहीं है, तो क्या इसका कुछ प्रमाण हो सकता है कि पृथ्वी गति कर रही है? तो इसका कुछ न कुछ प्रमाण जरूर आपको मिलेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि दिन रात हो रहा है, एक तरफ दिन है दूसरी तरफ रात है, फिर रात आता है फिर दिन होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि दिन रात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी गति कर रही है, इसलिए दिन रात होता रहता है। ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, कभी जाड़ा आ रहा है, कभी गर्मी आ रहा है, कभी बसंत ऋतु, कभी शरद ऋतु, कभी शीत ऋतु, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु। ये सब ऋतुएँ आती जाती रहती हैं और एक निश्चित समय पर ही आती हैं। तो ये ऋतुओं का जो परिवर्तन हो रहा है इसका भी कारण पृथ्वी की गति है। अब बात यह है कि हमें पृथ्वी की गति का आभास क्यों नहीं हो पाता है, उसका एहसास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण जो होता है वो है घूर्णन एवं परिक्रमण में निरंतरता का होना। तो एक तरफ गति घूर्णन गति हो रही है पृथ्वी की, एक तरफ परिक्रमण गति हो रही है, दोनों एक साथ साथ हो रहा है और दोनों की निरंतरता बनी हुई है। इस कारण से हमें पृथ्वी के घूर्णन गति का आभास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को आप लोगों ने जाना। अब पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष क्या है गुरुजी? तो अक्ष कुछ होता नहीं है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। अक्ष या एक्सिस ये एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा। यदि इसको एक ग्लोब बना दिया जाए, ग्लोब एक प्रतिरूप होता है पृथ्वी का, मॉडल होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है। अब ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक बीच में एक कोई रेखा बना देता हूँ। इसको मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री की रेखा हो गई। एक यहाँ पर यदि हम बीच में ऐसे
एक रेखा ऐसे बना दें तो इसको मान लीजिए 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब पृथ्वी अपने अक्ष से साढ़े 23 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है और यही पृथ्वी का ये अक्ष है। ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। तो ये 23.5 अंश यहाँ से देखेंगे, ये जो कोण होगा, ये जो कोण है ये कोण 23.5 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 23.5 डिग्री का होता है। तो ये इसका अक्ष है और इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति कर रही है, ठीक। तो ये अक्ष क्या होता है, तो ये अक्ष कुछ है नहीं, ये अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी पर आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मेरे पास ग्लोब है नहीं यहाँ पर, वरना मैं आपको ग्लोब दिखाता तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती कि पृथ्वी ऐसे न होकर के थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है। ये 90 डिग्री हो गया और ये थोड़ा सा ऐसे झुका दीजिए, तो इस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी गति करती है, ठीक है। चारों तरफ क्या करती है, गति करती है। जैसे लट्टू अपने कील पर चारों तरफ नाचता है, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। और अक्ष क्या होता है, तो अक्ष उत्तरी ध्रुव को, इधर नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, साउथ पोल है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और अक्ष क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। अब देखिए, अब 90 में 23.5 को माइनस कर देंगे। यदि 90 में 23.5 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये आपका 9 से 3 गया 6 और ये बचा 8 में से 2 गया 6, तो ये बचेगा 66.5। क्या होगा, 66.5। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर देख रहे हैं कि 23.5 अंश झुकी हुई है और दूसरा भी ये 66.5 अंश के रूप में झुका हुआ है। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि पृथ्वी एक तो क्षैतिज रूप में झुकी हुई है। किस रूप में झुकी हुई है, क्षैतिज रूप में, और एक ऊर्ध्वाधर रूप में, तो क्षैतिज रूप में 23.5 अंश झुकी हुई है और ऊर्ध्वाधर रूप में 66.5 अंश झुकी हुई है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर क्षैतिज रूप में 23.5 अंश और ऊर्ध्वाधर रूप में 66.5 अंश झुकी हुई है। चूँकि अब 90 में 23.5 को कम कर देंगे तो 66.5 आपका मिलता है। तो ये तो दो तरीके से मिला कि पृथ्वी दो तरीके से झुकी हुई है। और इसका जो कक्षा का तल है, ये कक्षा का जो तल है, ये कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। इस कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर दो रूपों में झुकती है, एक क्षैतिज रूप में 23.5 अंश और ऊर्ध्वाधर रूप में 66.5 अंश झुकी हुई है। अभी आप लोग को यह भी ज्ञात हुआ कि पृथ्वी गति कर रही है, तो उसके क्या प्रमाण हो सकते हैं। साक्षात प्रमाण है दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन का होना, ठीक है, गर्मी का आना, जाड़ा का आना, ठीक है। ये सभी पृथ्वी गति का ही एक परिणाम है। यदि पृथ्वी गति न करती तो सोचिए क्या होता कि एक हिस्से पर दिन ही दिन होता, दूसरे हिस्से पर रात ही रात होता। तो जो एक हिस्से पर दिन हो रहा है वहाँ पर अधिक गर्मी होती, और जो दूसरे हिस्से पर रात हो रहा है वहाँ पर बहुत अधिक ठंडी होती। इस तरीके से जीवन बड़ा कष्टदायी हो जाता, लोग जीवन जी नहीं पाते। इसलिए पृथ्वी गति कर रही है, इसलिए जीवन बना हुआ है। दिन रात होना इसका बना रहता है कि दिन रात हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि गति की बात करें तो पृथ्वी की जो गति है दो प्रकार की गति होती है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पृथ्वी की जो गति है ये दो प्रकार की गति है। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन। तो पृथ्वी देख रहे हैं कि दो प्रकार से गति कर रही है। अब जैसे मान लेते हैं कि घूर्णन गति को समझना है, इंस्ट्रूमेंट न होने की वजह से और डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से
समस्याएं होती रहती हैं कुछ चीज़ों को समझाने में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये समझा, और यहाँ पर ये पृथ्वी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक, ये 23.5 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। तो इस किरी पर, इस अक्ष पर, इस धुरी पर पृथ्वी लगातार इस सूर्य के, जैसे ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर ऐसे 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 आपका ये गति करी। मैं तो ऐसे ये क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से गति करी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगातार सूर्य के सापेक्ष गति करती है। इसी गति को ही घूर्णन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहते हैं। अब यही जब पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर, यहाँ पर सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी की कक्षा हो गई, ये पृथ्वी की कक्षा हो गई। ठीक है, और पृथ्वी अपनी ही कक्षा में चारों ओर घूर्णन गति के साथ साथ अपनी कक्षा में भी गति करती है। घूर्णन गति के साथ साथ अपनी कक्षा में भी गति करती है, तो इसे परिक्रमण गति कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं सूर्य बीच में है, केंद्र में है, और इसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है कि इसके चारों ओर गति कर रही है, यानी कि इस तरीके से ये गति कर रही है, इस तरीके से गति कर रही है। ठीक है, चारों ओर गति कर रही है, और साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी गति कर रही है, ये अपने अक्ष पर भी गति कर रही है। जिस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में, उसी तरह से सूर्य के चारों ओर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही ये गति करती है। ठीक है, ये जो गति दोनों प्रकार गति है, घूर्णन गति हो या परिक्रमण गति हो, ये दोनों ही गति एंटी क्लॉकवाइज रूप में होता है। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वामावर्त कहते हैं, और क्लॉकवाइज को दायावर्त। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये परिक्रमण गति है और यहाँ पे घूर्णन गति है। तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपने ही अक्ष पर जब गति करती है तो इस गति को घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति के साथ साथ इस कक्षा की भी गति करती है, चारों तरफ सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, अपनी कक्षा में निश्चित गति कर रही है, तो इसको परिक्रमण गति कहा जाता है। यानी कि दो तरीके की गति, एक तो हो गया सूर्य के चारों ओर गति, एक अपनी ही अक्ष पर गति कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, और इसको घूर्णन गति कहते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कि घूर्णन गति क्या होता है और परिक्रमण गति क्या होता है। अब देखा जाए तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। पृथ्वी का घूर्णन गति की, ये मैं घूर्णन गति में लिख रहा हूँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
घूमना गति नहीं, यहाँ बल्कि स्पीड कह लीजिए, चाल, यहाँ चाल कह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि चाल से घूमना, घूर्णन गति, घूर्णन गति कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर जो लगाती है वो एग्जैक्ट रूप में 23 घंटे 56 मिनट पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष पूर्ण एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक गति कर लेगी तो उसे करने में जो समय लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। सुविधा के लिए हम लोग इसे पूरा 24 घंटा मान लेते हैं, एक दिन। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी। अब ये आपके ठीक सामने देख रहे हैं, इसका इस कैप का ये जो भाग दिख रहा है ये आपके सामने। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ इस तरीके से, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब ये ठीक आपके फिर पुनः सामने आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो पेन का कैप है ये पूरा एक चक्कर लगा दिया। तो इस एक चक्कर को लगाने में जो समय लगता है, ठीक है, वही समय बताया जा रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष पूर्ण एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। अब इसी को सुविधा के रूप में एक दिन मान लिया जाता है, एक दिन या 24 घंटे मान लिया जाता है, 24 घंटे माना जाता है। ठीक, तो सुविधा के लिए से हम लोग 24 घंटे या एक दिन मान लेते हैं। इस कारण इससे पृथ्वी का दैनिक गति कहा जाता है, यानी कि दैनिक गति जो दिन रात हो रहा है, पृथ्वी का दैनिक गति कहा जाता है। यदि आप लोग फिर भी न समझ पाए हो अक्ष और गति को लेकर, तो अब आप लोग तो देख ही नहीं पाएंगे कि अब इस समय मौसम गन्ने का चल रहा है, गन्ने की पेराई होती है। और इस गन्ने की पेराई में पहले बैल से गन्ने की पेराई होती थी। तो कोल्हू अक्ष हो गया, ठीक है, कोल्हू क्या हो गया, अक्ष हो गया एक तरीके से। और उसी अक्ष के सहारे बैल उसके चारों ओर घूमता है, बैल उसके चारों ओर घूमता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने अक्ष के सहारे ही चारों ओर घूमती है और सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको जो समय लगता है एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड का समय लग जाता है। इसी को सुविधा के रूप में हम लोग एक दिन या 24 घंटे मान लेते हैं। इसी कारण इसे पृथ्वी का दैनिक गति कहा जाता है, क्योंकि यह गति वह एक दिन में पूरा करती है, इसलिए इसको हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। अब इस दैनिक गति के साथ साथ हम इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, गति भी कहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि घूर्णन गति के 3 नाम होते हैं। कौन कौन सा, घूर्णन गति तो एक हो ही गया, एक दैनिक गति हो गया, एक दैनिक गति,
एक दैनिक गति, दूसरा दैनिक गति और तीसरा परिभ्रमण गति। ठीक है, ये 3 नाम दिया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है उसे घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। इसी को इसका घूर्णन गति कहते हैं। अब घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात हो पाता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति करती है, उसके चारों ओर मतलब उसके चारों ओर अपने अक्ष पर जब गति करती है तो उसके कारण दिन और रात होता है। ठीक है, जो दिन और रात होता है, ठीक है, वो घूर्णन गति का ही परिणाम माना जाता है। अब इसके बाद एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि यदि विषुवत रेखा को यहाँ पर बना दिया जाए तो विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। कह सकते हैं कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। इस चीज़ को मैंने अक्षांश और देशांतर के क्लास में मैंने बताया था। आप लोग वहाँ से जा कर के इसको समझ सकते हैं कि विषुवत रेखा पर दिन और रात क्यों बराबर होते हैं। उसमें मैंने यही बताया था कि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव होता है वो 0 डिग्री का होता है। इस कारण वहाँ पे सूर्य का प्रकाश बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तरफ 12 घंटे का दिन होता है जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है। जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी जिस भाग पे, वहाँ पर 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, और उसको एक कह सकते हैं कि काल्पनिक रेखा उसको विभाजित करती है। उस रेखा को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, उसी को प्रकाश वृत्त कहा जाता है। और प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। जरा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से 23.5 अंश झुकी हुई है। ये इसका अक्ष हो गया। ये क्रमशः कर्क, भूमध्य और मकर रेखा हो गया। अब यहाँ से यदि एक नब्बे डिग्री का ये बन जाए, ठीक है, ये यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाए, तो आप देखेंगे कि यदि जिस भाग में सूर्य की किरणें दिखाई देंगी, इस भाग में यदि सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं, इस भाग में सूर्य की यदि किरणें दिखाई दे रही हैं इधर, ठीक है, तो इधर दिन होगा, जिधर नहीं दिखाई देगा उधर रात होगा। मान लेते इधर दिन है, इधर रात है। इधर क्या है, नाइट, और इधर डे। ठीक है, इधर दिन है, उधर रात है। तो ये जो रेखा को दिखाई दे रहा है यही प्रकाश वृत्त है। और ये प्रकाश वृत्त देख रहे हैं कि इस भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से देखिए ये 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर रहा है। जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर भी है। तो इसलिए यहाँ पर भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होता है। ठीक, इसी को प्रकाश वृत्त या इसी को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। और इसी कारण से क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये प्रदीप्त वृत्त या जो ये प्रकाश वृत्त होता है, ये कोई रेखा नहीं है, बल्कि ये भी एक तरीके से काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। ठीक है, तो घूर्णन गति कारण मैंने बताया कि दिन और रात होता है। अब दिन और रात कैसे होता है, यदि इसको समझना है तो आप एक गेंद ले लीजिए, गोला सा गेंद होगा या फुटबॉल ले लीजिए। अब उस फुटबॉल पर एक कहीं पर मार्क लगाइए, मार्क लगा लीजिए। उस मार्क पर कोई नाम दे दीजिए, ABCD कुछ भी नाम दे दीजिए, A लिख दीजिए। A लिखने के बाद अब फुटबॉल के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रख दीजिए या टार्च रख दीजिए और फुटबॉल को आप धीरे धीरे ऐसे घुमाते जाइए। तो देखेंगे कि जहाँ पर X जो मार्क लगा हुआ है, मान लेते हैं उसका नाम A है, तो A वाले भाग को आप कोई शहर मान लेते हैं। तो देखेंगे कि जो मोमबत्ती की लाइट पड़ रही है X पर, जब तक पड़ रही है तब तक वहाँ पर दिन है। और जैसे जैसे X का भाग घूमता जाएगा, जो
ए वाला होगा, एक्स में उसको एक्स कह रहा हूँ, चलिए एक्स ही मान लेते हैं। तो जो एक्स मार्क शहर होगा वो देखेंगे कि पीछे की ओर आ जाएगा, तो पीछे की ओर देखेंगे कि अंधेरा उसके आ जाएगा। अब सामने दूसरा शहर आ जाएगा, जब दूसरा शहर आ जाता है तो वहाँ पर दिन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, दिन और रात होता रहता है। तो घूर्णन गति का दिन और रात होता है। अब इसके बाद हम लोग परिक्रमण गति की बात कर लेते हैं कि परिक्रमण गति क्या है। तो परिक्रमण गति, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमते हुए अपनी कक्षा में जब सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए जब अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर गति करती है तो इसी को परिक्रमण गति कहा जाता है। और ये जो गति होती है ये 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होती है। यहाँ पर जो घूर्णन गति हो रही है, यहाँ पे जो घूर्णन गति हो रही है, घूर्णन गति की चाल कितनी है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा अपने अक्ष पर घूमती है। जबकि पृथ्वी परिक्रमण गति ये 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है। ठीक है, तो परिक्रमण गति इसकी बहुत अधिक है। समझिए कि 1 घंटे में पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर चल जाती है, 1,07,000 किलोमीटर चल जाती है। ठीक, अब इसके बाद आप समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए जब अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर गति करती है, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। और यह पूरा एक वर्ष में यह गति होती है। यह जो गति होती है पूरे एक वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? एक वर्ष में होती है। लेकिन एग्जैक्ट रूप से यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड 46 सेकेंड में होता है। ठीक है, तो ये जो गति हो रही है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में यह गति होती है। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि 365 दिन का एक साधारण वर्ष होता है, लेकिन यहाँ 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का अतिरिक्त समय लग जा रहा है। तो ये जो अतिरिक्त समय है ये इन पूरे समय को मोटे तौर पे इन पूरे समय को 6 घंटे का मान लिया जाता है। कितने घंटे का? 6 घंटे का मान लिया जाता है। अब ये 6 घंटे प्रत्येक वर्ष जा कर के जुड़ता है, तो ये 6 घंटे 4 वर्षों में जा कर के ये 12 घंटा, ये हो गया 18 घंटा, ये हो गया 24 घंटा। अब ये अगले जाकर के 4 वर्षों में 24 घंटे के बराबर होता है। और ये जो 24 घंटा होता है ये पूरा एक दिन के बराबर होता है, एक दिन के बराबर होता है। तो इसलिए चौथे वर्ष जाकर के यह जुड़ जाता है। और वो जो चौथा वर्ष होता है वो चौथा वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस लीप वर्ष या अधिवर्ष में फरवरी का महीना 29 होता है। ठीक है, 29 दिन का होता है। बाकी सभी साधारण वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। बाकी और जो लीप वर्ष होते हैं, ये लीप वर्ष ये 4 साल में आते हैं, 4 साल में ही आते हैं। तो जो 4 साल में आता है तो चौथे वर्ष वाला जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है। जैसे 2024 है। ठीक है, तो 2024 ये बीतने वाला है, तो ये लीप वर्ष था। अब 25 बीत जाएगा, 26 बीत जाएगा, 27 बीत जाएगा, फिर जो 28 आएगा वो फिर लीप वर्ष कहलाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो परिक्रमण की गति है वह उसकी अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है। और यह 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड ये अतिरिक्त है, चूँकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, ये अतिरिक्त है, लगभग 6 घंटे के ये बराबर होता है। और ये जो 6वां घंटा है ये चौथे वर्ष में जाकर के जुड़ करके 24 घंटे के बराबर होता है। और यह एक दिन मान लिया जाता है, और यही एक दिन जाकर के लीप वर्ष के रूप में माना जाता है, जो फरवरी के महीने में जाकर के जुड़ जाता है, 29 दिन का फरवरी हो जाता है। ठीक है, अब इस कारण से परिक्रमण
गति को, इस कारण से परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। चूंकि यह जो गति होती है ये एक वर्ष में संपन्न होती है, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे घूर्णन गति के परिणाम की और परिक्रमण गति के परिणाम की। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कहीं नोट कर लीजिए या फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। परिक्रमण गति के परिणाम। परिक्रमण गति के परिणाम और यहाँ पर घूर्णन गति के परिणाम। देखिए, अब जो घूर्णन गति के परिणाम है और परिक्रमण गति के जो परिणाम है, तो घूर्णन गति का जो परिणाम होता है या इसको प्रभाव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि दिन रात का होना। आखिर ये जो दिन और रात हो रहे हैं ये किस कारण से होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति कारण होता है। दिन और रात का होना ये किसका परिणाम है? घूर्णन गति का परिणाम है। लेकिन इस दिन रात की अवधि में अंतर का होना ये किसका परिणाम है? तो परिक्रमण गति का। दिन और रात की अवधि में अंतर का होना। ठीक है, दिन और रात की अवधि में अंतर का होना, यानी कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना। ठीक है ना, छोटा और बड़ा होना। यानी कहीं कहीं पर देखेंगे कि दिन 13 घंटे का दिन होता है तो उसी समय 11 घंटे का रात होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि रात छोटा है और दिन क्या है? यहाँ पर बड़ा है। तो दिन और रात की अवधि में अंतर का होना ये परिक्रमण गति का परिणाम होता है, जबकि केवल दिन और रात का होना ये किसका परिणाम है? ये घूर्णन गति का परिणाम होता है। अब इसके बाद घूर्णन गति के कारण ही कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल का उत्पन्न होना। कोरियालिस बल का उत्पन्न होना या कोरियालिस बल की उत्पत्ति कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कोरियालिस बल की उत्पत्ति। कोरियालिस बल की उत्पत्ति। अब ये कोरियालिस बल क्या होता है? अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कोरियालिस बल क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हवाओं और धाराओं, मतलब ये महासागरी धारा है। कैसी धारा है? महासागरी धारा है ये। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना, हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। ठीक है, तो घूर्णन गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उनकी दिशा में बदलाव आता है। अब इसके बाद ज्वार भाटा की दैनिक एवं अर्धदैनिक
अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न सागरी तरंगों या आप इसे ज्वारी तरंग भी कह सकते हैं। ज्वारी तरंग, सागरी तरंगों एवं ज्वारी तरंग की दिशा में परिवर्तन। ठीक मिलता है। तो ये घूर्णन गति के परिणाम थे। अब इसके बाद यदि आप दिन परिक्रमण गति परिणाम में देखें तो यहाँ पर मैं पहले लिखा हूँ कि दिन और रात की अवधि में अंतर का होना, यानी कि दिन और रात का छोटा और बड़ा होना, यह परिक्रमण गति के कारण संपन्न हो पाता है। अब इसके बाद ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कभी ग्रीष्म ऋतु आता है, कभी शीत ऋतु आता है, कभी वर्षा ऋतु, कभी शरद ऋतु, कभी बसंत ऋतु, ये सब ऋतु आता है। परिक्रमण के कारण ही कर्क और मकर का निर्धारण हो पाया। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। ठीक है। इसके बाद परिक्रमण के कारण ही विषुव, अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है। विषुव की स्थिति, उपसौर की स्थिति, अपसौर की स्थिति बनती है। और इसी के कारण ही, यानी कि परिक्रमण के कारण ही ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ठीक है। तो परिक्रमण के कारण देख रहे हैं कि दिन और रात की अवधि में अंतर का होना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि यही परीक्षा में पूछा जाता है कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी के किस गति के कारण संभव हो पाता है। तो यह दिन और रात की अवधि में अंतर का होना या छोटा बड़ा होना, यह पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण संपन्न हो पाता है। ऋतु परिवर्तन तो ये सभी लोग जानते हैं कि परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण विषुव, अपसौर और उपसौर। तो विषुव की स्थिति, अपसौर की स्थिति और उपसौर की स्थिति, ये भी किसके कारण हो पाता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण हो पाता है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी, 6 महीने की रात। ठीक है। ये किसके कारण हो पाता है? तो ये भी पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही हो पाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पृथ्वी के परिक्रमण काल की अवस्था। ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण काल की अवस्थाएं या अवस्था, ये 4 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 4 अवस्थाएं हैं। अब इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी गतियों के बारे में सीखा और पृथ्वी गतियों के परिणाम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी का दूसरा पार्ट होगा, इसी वीडियो का, पृथ्वी के परिक्रमण काल की अवस्था के बारे में जानेंगे। ये 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।